नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। करौली में गंगापुर सिटी के टोडा भीम उपखंड क्षेत्र के गांव दादनपुर में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है और बीती 9 मई को दो अज्ञात बदमाशों ने एक मूक बधिर 11 साल की नाबालिग आदिवासी बच्ची को जिंदा जला दिया। बालिका अपने परिजनों के साथ किराए के मकान में रहा करती थी, जिसे करीब 2 अज्ञात बदमाश लोगों ने आग लगाकर जिंदा जला दिया और जली हुई हालत में घर से दूर छोड़ करके चले गए। झुलसी हुई बच्ची की जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना को लेकर बालिका के पिता ने हिंडौन सिटी के नई मंडी पुलिस थाने में 11 मई को ही एफआईआर दर्ज करवा दी थी, लेकिन मामला दर्ज होने के 11 दिन बीत जाने के बाद भी इस घटना में कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई। किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। मामला दबाने और जानकारी देने में आनाकानी करने के कारण पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। खुद मृतका के पीड़ित पिता ने दर्जनों ग्रामीणों की मौजूदगी में एसडीएम सुनीता मीना और पुलिस डिप्टी एसपी मुरारीलाल मीना को ज्ञापन सौंपकर मामले की गहनता से जांच करने की मांग की है। साथ ही दोषी लोगों को जल्द गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के बाद परिजनों ने मृतका बच्ची का दाह संस्कार कर दिया है। मृतका के पिता की यह भी परेशानी है। उनका यह भी कहना है कि जब उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई तो उस वक्त भी पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। साथ ही मृतका के पिता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म होने का भी अंदेशा जाहिर किया है। इस दौरान कई सवाल खड़े किए गए हैं। पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल भी हैं। आज का मुद्दे में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पुलिस ने इतने गंभीर मामले में आखिर इतनी लापरवाही क्यों बरती, जानेंगे समझेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहा है। ये स्टार्ट मम्मी का साइन अभी कोई फीमेल के लिए साइन होता है, वो ये साइन कर क्योंकि नहीं ये तुम्हें जलाया इसलिए है। ये मेरे घर से बाहर गई थी, क्या ये सो गई थी? लड़ा हो भी सकता है, छोटी जाके सो गई हो गई। कहाँ घर से तो बच्ची अपने बारे में सब कुछ बता रही है कि कैसे उसके साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में सभी चीजें बच्ची की ने बताई हैं, बल्कि 2 लोगों की पहचान तक कर ली है। लेकिन पहचान होने के बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन जरा इस मामले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ पूर्व आरपीएस अधिकारी अनिल गोटवाल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता निशा सिद्धू कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है निशा जी आपका। हमारे साथ बाल आयोग से सदस्य शैलेंद्र पांड्या जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, पूर्व सदस्य रह चुके हैं। अजय भारद्वाज जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं, गंगापुर से हमारे संवाददाता हैं। और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। मैं जरा लेकिन सबसे पहले अजय थोड़ा सा इस मामले को लेकर के बताइए, जानकारी दीजिए। इस मामले में पहचान भी हो जाती है आरोपियों की, 2 लोगों को पहचान लिया उस बच्ची ने, लेकिन उसके बावजूद भी नामजद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पीड़िता के पिता ये कहते हैं कि हम थाने में गए थे, अगले ही दिन शिकायत हमने दी थी, लेकिन उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए शुभम, सबसे पहले तो मैं आपको अभी जो ताजा इस मामले में जो चीजें निकल करके आई है वो बताऊंगा कि जब ये खबर आज चली है एनडीटीवी पर, सुबह से इस खबर को जब चलाया जा रहा है, तो आज आईजी राहुल प्रकाश जो है वो हिंडौन पहुंचे हैं। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया है, परिजनों से मुलाकात की है। इसके अलावा अधिकारियों से अब तक की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है इस मामले में उसके बारे में जानकारी जुटाई है। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जानकारी भी दी है। तो जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकल करके सामने आई है वो भी मैं पूरे पैनल के सामने रखना चाहूंगा। एक तो उन्होंने जो बताया है कि इसके लिए अब एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया जाएगा, उसके आदेश आज शाम तक ही जारी कर दिए जाएंगे। ये कहना था आईजी राहुल प्रकाश का, क्योंकि मामला संवेदनशील है, गंभीर मामला है, तो इसकी विशेष जांच जो है वो करवाई जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो राहुल प्रकाश जी ने ये बात कही है। दूसरा, दुष्कर्म को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने इसको लेकर के स्पष्ट नहीं कहा है कि दुष्कर्म को लेकर के अभी इसमें कोई स्पष्ट नहीं हुआ है, कोई पुष्टि नहीं हुई है। जिस विशेषज्ञ के द्वारा बच्ची से इशारों के माध्यम से पूछा गया था
तो आईजी महोदय का भी ये कहना है कि अभी तक बच्ची ने भी ये नहीं कहा है कि हालांकि अब उस बच्ची का इंतकाल हो चुका है, लेकिन जब पहले पूछा गया था तो बच्ची ने भी ये बात नहीं कही थी कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं हुआ है। और दूसरी बात अगर मैं करूं तो बच्ची के पिता से आज जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि साहब उसके प्राइवेट पार्ट को डैमेज किया गया था और दुष्कर्म की पुष्टि कहीं ना कहीं जो है परिवार को कर रहा है। ये तो अभी तक की जो ताजा जो स्थिति है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यानी कि ये पूरा मामला अभी फिलहाल सामने आ चुका है, लेकिन इसमें ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं। निशा जी को मैं ज़रा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। निशा जी, सामाजिक तौर पर आपने काम भी किया है, कई ऐसे मामले देखे होंगे जब बच्चियों के साथ इस तरीके के अपराध होते हैं, इस तरीके की घटनाएं होती हैं, लेकिन इस मामले में ये कहा जा रहा है कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर उसको जला दिया जाता है, उसको आग के हवाले कर दिया जाता है, मारने की कोशिश की जाती है, अस्पताल में उसको बचाने के लिए इलाज भी किया जाता है, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सकता। जिस तरीके की हालात उस बच्ची के बने, मासूम सी बच्ची, 11 साल की उम्र थी उसकी, ज़्यादा उम्र नहीं थी, तो ऐसे लोगों की पहचान के बारे में भी कहा जा रहा है कि 2 लोगों को पहचान लिया था बच्ची ने, लेकिन उसके बावजूद भी नामजद कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। आपको इसमें कमी कहाँ नजर आई? शुरुआत से इस केस को बहुत लीनियंट ले लिया गया, बहुत हल्के में ले लिया गया। देखिए, पहली बात तो ये बेहद गंभीर घटना है, उस पर वो बच्ची मूक बधिर है। तीसरा, निहायत गरीब परिवार से है जो किसी तरह से केस को फॉलो नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखने की बात यहाँ राजनीति की बात नहीं, यह बात यह है कि बहुत जोर शोर से हमारी मौजूदा सरकार ने सरकार में आने से पहले कहा था कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, तो अब वो वादे क्या हुए? क्यों बेटियों को फिर हाशिए पे धकेल दिया गया? कि 11 दिन का हम इंतजार क्यों करते हैं? ऐसा एक ये मामला नहीं है, और भी लगातार आ रहे हैं। चुनाव या बाकी चीजें, सारे प्रोसीजर होते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन अब महिलाओं की सुरक्षा, बालिकाओं की सुरक्षा, उसको तो गंभीरता से लेना चाहिए। उसके साथ हर बार कोई बड़ी घटना का इंतजार क्यों किया जाए? उसके पुख्ता इंतजाम होने चाहिए ताकि बेटियों को बचाया जा सके। तो इसमें किसका प्रेशर है, किसका दबाव है, कोई राजनीतिक संरक्षण है, ये प्रशासन को बोलना चाहिए, पुलिस को बोलना चाहिए, और इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जितनी संवेदनशीलता हमारी डिप्टी सीएम जी पहले भी दिखाती रही हैं, अब भी उनको बोलना चाहिए। जितना संवेदनशीलता पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष और भाजपा महिला मोर्चा जगह जगह पोस्टर लगा के करता था, या कांग्रेस का महिला मोर्चा भी, तो एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने के बजाय बेहतर यह है कि उस बालिका को न्याय मिले। वो नहीं रही हमारे बीच में, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना या बात हो नहीं सकती। या हर बार किसी के मरने का इंतजार किया जाना चाहिए तभी हम लोग सजग हों, तभी हम किसी जांच कमेटी का गठन करें, तभी हम लोग एक्टिव हों और धरना प्रदर्शन करें? तो इसकी नौबत ही क्यों आए? ये सरकारों की जिम्मेदारी है, जवाबदेही उनकी सुनिश्चित होनी चाहिए कि किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और मेरी नजर में बहुत बहुत गंभीर घटना है। अभी और भी जिलों के अंदर से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, किसी के साथ किसी तरह का क्राइम हो रहा है, किसी के साथ किसी तरह का हो रहा है। तो हत्या करना, ठीक है, यानी कि ये बड़ा गंभीर विषय है, इसको गंभीरता के साथ लेना चाहिए था, बढ़ गया है। ठीक है, मैं अनिल गोठवाल जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं नीरज जी आपसे एक रिएक्शन इस पर लेना चाह रहा हूं। ये मामला थोड़ा सा पेचीदा नजर आता है। इस मामले में नजर आता है कि लापरवाही भी है, इसमें अनियमितता भी बरती गई है, ढिलाई तो बरती ही गई। पुलिस अगर शुरुआत में तत्परता के साथ पीड़िता के पिता की अगर शिकायत पर थोड़ा कदम उठाती तो शायद आरोपी आज जो खुले घूम रहे हैं उनको बहुत पहले ही पकड़ लिया जाता। पहचान कर ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई क्लू, कोई सुराग उन आरोपियों का पुलिस के पास नहीं है। शुभेंदु, देखिए, सबसे गंभीर मामला ये है कि इतना संवेदनशील मामला, जहाँ एक आदिवासी समाज की 11 साल की नाबालिग, बहुत छोटी बच्ची जो 5वीं क्लास में पढ़ती थी, बताया जा रहा है, उसे खेतों के पास में, घर के पास में ही कुछ दूरी पर जला दिया जाता है और जला करके आरोपी भाग जाते हैं। 2 आरोपी बताए जा रहे हैं और बच्ची जो है वो मूक बधिर है। उसके पिता ने जो बताया कि इशारों में बच्ची ने 2 आरोपियों की फ़ोटो जो है उस पर इशारा करके पहचान भी कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद आरोपियों के नाम जो है वो नहीं आए, एफआईआर के अंदर कुछ नाम दर्ज नहीं किए गए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में 13 दिन घटना को बीत गए। ये घटना हुई थी 9 मई को
और 11 मई को जो है इसकी FIR दर्ज हुई थी नई मंडी थाने में। बच्ची के जो पिता हैं इनको मुख्यमंत्री के नाम SDM और साथ ही उपायुक्त को यानी डिप्टी SP को जो ज्ञापन दिया गया है उसमें उन्होंने ये पीड़ा जताई है कि पुलिस ने FIR के वक्त भी जो है सक्रियता नहीं दिखाई, और हमने जो लिख करके दिया या हम जो कहना चाह रहे थे वो पुलिस ने नहीं लिखा, बल्कि पुलिस ने खुद ने ही FIR जो है वो दर्ज कर ली और उसके बाद में उनसे हस्ताक्षर ले लिए गए। तो ये बड़ा सवाल जो है ये पुलिस की कार्यशैली के ऊपर दिखाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 9 तारीख की घटना थी और 11 तारीख को FIR आ गई थी, 11 से लेकर के 22 तारीख तक हो गए, आरोपी एक तो गिरफ्तार नहीं हुए, दूसरा इस मामले को दबाने की चेष्टा जो है वो की गई, यानी सप्रेस करने की कोशिश की गई। ये मामला यदि सामने आता, उजागर आता, तो निश्चित रूप से एक सवाल पुलिसिंग के ऊपर खड़े होते कि इतनी वारदात हो गई, लेकिन इस मामले को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई और ये लापरवाही जो है एक बड़ी लापरवाही की बात इसे मानी जा रही है। अब तक जो आरोपी हैं ये पकड़ में क्यों नहीं है? अभी मैं IG राहुल प्रकाश की प्रेस वार्ता जो है उसका अंश सुन रहा था, उन्होंने कहा कि आज ही SIT गठित कर दी जाएगी, आज शाम तक ही हो जाएगी, लेकिन दुष्कर्म की बात जो उनके पिता की ओर से, बच्चे के पिता की ओर से कही थी, उन्होंने कहा ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। अब जब बच्चे के पिता कह रहे हैं उसके प्राइवेट पार्ट जो है इनको जला दिया गया और बच्ची को आग के हवाले कर दिया गया, बाद में SMS अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया बच्ची ने, तो क्या इसकी पूरी जो विसरा रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये सारी निकलवाई गई, उसमें सारे जो ये FSL से जो जांच होती है उसकी क्या रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, क्योंकि अभी तक जानकारी ये है कि FSL रिपोर्ट का भी अभी तक खुलासा नहीं किया गया है कि क्या रिपोर्ट आई, कब तक इसके अंदर चालान पेश होगा, आरोपी कब तक गिरफ्तार होंगे। तो एक ये लंबी प्रोसीडिंग हो गई है, लेकिन पीड़ित बच्चे के जो पिता हैं उनको लग रहा है कि अभी तक उनके साथ न्याय नहीं हुआ, इसलिए उनको SDM को और डिप्टी SP को और साथ ही मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखना पड़ा है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के नाम जब ये पत्र आया है तो अब पुलिस सक्रिय हुई है, सक्रियता दिखाई है और माना यही जा रहा है कि CM के एक्शन के बाद में अब जल्द कार्रवाई हो। दूसरी बात ये भी है नीरज जी कि जब मीडिया में ये मामला हाईलाइट हुआ है, 11 दिन बीत गए हैं, अभी तक कोई जांच की बात नहीं, किसी टीम की बात नहीं, लेकिन अब जब मीडिया में ये बात उठ गई, NDTV ने लगातार इस खबर को दिखाया भी है, उसके बाद अब जिस तरीके से इस मामले में थोड़ा डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है और आज ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है तो उसमें कहा गया कि SIT गठित कर दी जाएगी। मैं इसमें अनिल सर आपको भी जोड़ रहा हूँ, एक चीज़ बताइए सर कि इस तरीके के जब मामले आते हैं, क्या शुरुआत में, क्योंकि थोड़ा सा ये लापरवाही का मामला, आपको इसमें क्या नज़र आता है? सबसे पहले आप बताइए। अनम्यूट कर लीजिए अनिल जी एक बारी अपने आप को। जी बताइए सर, बताइए। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये संवेदनशील मामला है और ये जब तक प्रेस में नहीं उठा उसके पहले इसको शायद लाइटली लिए जाने की ऐसी कोशिश की गई है। और जिसके अंदर जहां मूक बधिर है तो एविडेंस एक्ट के अंदर हमारे प्रोविजन है कि इंटरप्रेटर या कोई दुभाषिया ऐसे व्यक्ति को, और उसमें भी विशेष रूप से जब महिला है तो महिला को बुला के करना चाहिए। और उसके साथ साथ परिवारजन जो है वो उसकी भाषा या उसके इशारे या उसके साइन पहचानते हैं और इसकी एक पूरी वीडियोग्राफी एक घटनाक्रम की करनी चाहिए थी। उसके स्टेटमेंट किस प्रकार से लिए जाए, इंटरप्रिटेशन कई दफे बच्ची का है, हो सकता है कि वो क्या बताना चाह रही है और क्या नोट किया जा रहा है, तो परिवारजन भी कुछ चीजें समझते हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये जो मामला है इन्होंने कोशिश की है लोकल पुलिस ने, लेकिन जो 2 फोटोएं वो है तो उनको तो अरेस्ट करना चाहिए था, उनके बारे में तो उनके बारे में तो पता करके और उनसे भी पूछताछ की जा सकती। रहा सवाल इसका कि इसके प्राइवेट पार्ट्स और वगैरह को बुरी तरह जला दिए, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसके साथ दुष्कर्म करने से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये घटना हुई इस वजह से कोशिश की गई कि भाई कोई एविडेंस हम या कोई ऐसे सबूत या कोई ऐसी चीज नहीं छोड़े। तो वहां पर पुलिस ने मौके से क्या क्या साक्ष्य एकत्रित किए, FSL को वहां मौके पे बुलाया या कब बुलाया या उसके बाद में मतलब उसके बारे में पुलिस ने क्या कलेक्ट करने की कोशिश की, ये अगर इसको साफ करते तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जो कड़ी से कड़ी जोड़ने वाली बात है, क्या उसके कपड़े मिले, क्या उसको वहां से कितनी दूरी के ऊपर उसको ले जाके जलाया गया, क्यों मारपीट हुई, प्रीवियस इनका क्या मोटिव रहा। जब रिपोर्ट दर्ज करने में ही आनाकानी की गई अनिल सर, तो शुरुआती जो तफ्तीश है, जो जांच है,
वो कैसे सही होगी, इसको लेकर के भी सवाल है ना। मैं वापस लौटता हूं सर। हमारे साथ एक और खास मेहमान शैलेंद्र पांड्या जी भी लगातार कार्यक्रम में है। शैलेंद्र जी, आपके पास भी आऊँगा, लेकिन एक बयान ज़रा सुनाते हैं, क्योंकि आईजी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बच्ची के साथ हत्या मामले को लेकर के कई चीज़ें उन्होंने कही हैं, एसआईटी का गठन जैसी बातें कही हैं। क्या कहा है, ज़रा वो आपको सुनाते हैं। 11 साल की बच्ची से जुड़ा हुआ प्रकरण अपने नई मंडी थाने का है, जिसमें कि बच्ची की मृत्यु भी हो गई है जलने के बाद। और इसमें आज मैं विशेष तौर पे इस मुद्दे पे चर्चा करने और मौके को देखने के लिए आया था। तो सारे अधिकारियों से बैठ करके इसके अभी तक जो अनुसंधान हुआ है उसके सारे पहलुओं पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। आगे के अनुसंधान की क्या कार्य योजना होनी चाहिए, कौन से बिंदु होने चाहिए, उसके ऊपर बात की गई है। और मौके को भी देख करके समझने की कोशिश की गई। जो बच्ची थी उसके परिजनों से भी बातचीत की गई है, उनके भी जो दुश्चिंताएँ थी या जो उनकी बातें थी उनको सुना गया। इन सारी बातों को देख करके इसके अनुसंधान को मैं मानता हूँ कि इसके लिए एक विशेष जांच दल बनाए जाने की आवश्यकता है और उस विषय में आदेश प्रसारित आज ही कर दिया जाएगा और एक एसआईटी का गठन करके इसकी गहन अनुसंधान किया जाएगा और इसके तहत दिया जाएगा। तो बहुत प्राथमिक स्तर पे इसकी जांच हुई है और जिसमें कि परिजनों के बयान हैं, बच्ची के बयान हैं और उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो सारी चीज़ें हैं। बट अब फर्दर इसमें जो भी पहलू निकल के सामने आ रहे हैं उन सभी की गहन जांच के लिए थोड़ा समय लगेगा और तभी इस विषय में कोई निष्कर्ष बताने की स्थिति। जमीन से संबंधित कुछ बातें निकल के आ रही है कि दुष्कर्म भी हुआ, क्या बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना भी हुई? अभी इस स्तर पे बहुत ही संवेदनशील प्रकरण है, मुद्दा है, तो ऐसा कुछ इस विषय पे स्पष्ट रूप से कह पाना सही नहीं होगा। और अगर हम लोग देखें तो इसमें जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है उसमें ऐसे कोई आरोप नहीं है। बच्ची के खुद के बयान जो विशेषज्ञ के द्वारा लिए गए उसमें भी ऐसी कोई बात आई नहीं है बच्ची की तरफ से। तो इस विषय पर कोई टिप्पणी करना इस स्तर पर उचित नहीं है। कोई गिरफ्तारी या कोई हिरासत में लिए गए मामले की पूछताछ? अभी इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जिन भी लोगों से आवश्यकता पड़ रही है उनसे पूछताछ की जा रही है और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। तो यहाँ आपने सुना है आईजी साहब जो कह रहे हैं कि इसमें शुरुआती जो शिकायत की गई थी उसके अंदर कहीं पर भी दुष्कर्म का कोई आरोप नहीं है, लेकिन जो पीड़िता के पिता हैं वो इस बारे में खोल करके कह रहे हैं कि बच्ची के साथ गलत हुआ है, दुष्कर्म हुआ है। वो बार बार इस बात का आरोप लगा रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि शुरुआती तफ्तीश के अंदर अगर एक्शन ले लिया जाता तो शायद आज इस तरीके की नौबत नहीं बनती, आरोपी आज पुलिस की गिरफ्त में होते। सवाल ये भी है कि जब इतना समय बीत गया, 11 दिन बीत चुके हैं, अभी तक भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। जब ये मीडिया के अंदर मामला सामने आता है, जब इस मामले पर संज्ञान लिया जाता है, तब कहीं जाकर के पूरा महकमा इसमें हलचल होती है और तब इसमें थोड़ी सख्ती दिखाई जाती है। शैलेंद्र पांड्या जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, एक चीज़ बताइए, ये आपने चीज़ें सुनी, आपने पुलिस अधिकारी की जो बयान है वो भी आपने सुना है, अब इसमें कमियां और कहीं लैप्सेस नज़र आए हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि ये मामला इतने दिनों तक सामने नहीं आ पाया, क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है या इस बच्ची के साथ क्या इस मामले को दबाने की कोशिश की गई? निश्चित रूप से पहले तो धन्यवाद कि आपने इस जबरदस्त मुद्दे को उठाया। निश्चित रूप से इस मामले में जब तक मीडिया की जागरूकता नहीं होगी तब तक इस मामले से या इस तरह के प्रकरण दबते रहते हैं। मैं पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, जिसको हम पॉक्सो एक्ट के नाम से जानते हैं, पॉक्सो एक्ट में अनिवार्य रिपोर्टिंग की बात है। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ तो सामने वाले की जिम्मेदारी है, एविडेंस तो आएंगे तब आएंगे। सेक्शन 12, 13, 14 के भी कोई प्रकरण हो, ये तो गंभीर मामला धारा 3 में और धारा 5 में जाना चाहिए। लेकिन सामान्य हम तो ये कहते हैं, बाल आयोग में जब हम लोग थे हमारे कार्यकाल के दौरान कई सारी पुलिस की ट्रेनिंग्स में, चाहे वो SHA हो, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी हो, हर एक पुलिस थाने में एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया गया है। और हम हर बार ये कहते हैं ट्रेनिंग के दौरान कि जब कभी कोई पॉक्सो का मामला है तो अनिवार्य रिपोर्टिंग होनी चाहिए और यदि कोई रिपोर्टिंग में फेलियर होता है तो धारा 21 में संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर किसी थाने में कोई बच्ची या बच्चे के पिता या उसका मित्र या सहेली कोई मिलकर गई और कहती है कि हमें स्कूल के बाहर किन्हीं 2 लोगों ने छेड़ा है,
उनकी बात को यथासत्य मानकर संबंधित तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है और ये कहते हैं कि एविडेंस नहीं मिला, साक्ष्य की अनुपस्थिति रही, तो पॉक्सो एक्ट आने के बाद तो ये सब चीजें गौण हो जाती हैं। नहीं, और दूसरी चीज ये भी है ना पांड्या जी, सवाल तो ये भी है कि जब बच्ची ने पहचान कर ली आरोपियों की, उसके बावजूद भी नामजद एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तो बिल्कुल गलत है। इस सिस्टम का फेलियर है बहुत बड़ा। मैं तो कहूंगा कि कहीं न कहीं यहाँ पर इस तरीके से चीजें जो हुई हैं गलत है, पहली बात। दूसरी बात ये रही कि अगर वो बच्ची ने मरने से पहले भी जो उसकी उस दिवंगत आत्मा की कोई अंतिम इच्छा रही होगी, मैं मानता हूँ कि दो बातें जरूर उसके मन में उभरी होंगी कि पहले तो उन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले, और दूसरा ये इस तरह की घटना किसी मेरी बहन या मेरी सहेली के साथ ना हो। तो मैं फिर से आपके इस मीडिया आज के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बात उठाना चाहूंगा कि जो पॉक्सो में प्रावधान है उनका जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन जहां अन्य राज्यों में देखने को मिलता है, तो राजस्थान सरकार को भी, हम लोगों को भी तुरंत प्रभाव से करना चाहिए। जैसे कि इस घटना होने के बाद कोई भी घटना हो तो अनिवार्य रूप से 24 घंटे में उसकी रिपोर्ट सीडब्ल्यूसी को जाती है। हर एक जगह पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का दर्जा प्राप्त एक कमेटी बनाई गई है, जिसको हम बाल कल्याण समिति कहते हैं। बाल कल्याण समिति सपोर्ट पर्सन अपॉइंट करेगी ताकि जो चीजें लेट डिले हो रही हैं वो सब चीजें जल्दी हो पाएंगी। तो आज कई सारे लंबित प्रकरण हैं। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उन सभी लोगों का जो सुन रहे हैं, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो जवाबदेही रखने वाले लोग हैं, कि इस तरह के जो भी पेंडिंग केसेस हमारे जिलों में पॉक्सो के हैं उसमें तुरंत प्रभाव से उसमें सपोर्ट पर्सन अपॉइंट होना चाहिए। बाल कल्याण पुलिस अधिकारी संबंधित थाने का है, उनको पूरी गाइडलाइन इश्यू करी गई है कि कैसे चाइल्ड फ्रेंडली बिहेवियर के साथ पॉक्सो में हियरिंग होगी, पॉक्सो में बच्चों के साथ फॉलोअप होगा। जब तक ये चीजें प्रैक्टिस में नहीं आएंगी तब तक इस तरीके से बच्चियां हमारी ऐसी घटनाएं बार बार होने की संभावना बढ़ती है। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले में बच्ची ने जो लास्ट समय पर उसके बातें बताई हैं, और जैसा भी आईजी साहब कह रहे थे कि एविडेंस में हम और कलेक्शन में और जल्दी इसमें कर रहे हैं, तो जैसे ही यह मामला आता है तो ये अगर ये मामला इसमें है तो इसको मृत्यु दंड बिल्कुल मिलना चाहिए, जो धारा 5 में प्रावधान किया जा चुका है। तो सेक्शन 5 में पॉक्सो में यदि ऐसा मामला है इसमें रेप का, तो इसमें मृत्यु दंड मिलना चाहिए दोषियों को, ताकि एक मैसेज जाए ताकि पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, दूसरा बड़ा संदेश यहाँ से भेजने की कोशिश होनी चाहिए, ऐसा मैसेज होना चाहिए ताकि जो देखने वाले और असामाजिक जो तत्व हैं उनके खिलाफ एक ऐसा संदेश पहुंचे नीरज जी, कि ताकि वो ऐसा कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचें। देखिए शुभेंदु, एक बात तो इसमें ये बात भी तय है कि पॉक्सो की धाराएं तो वैसे भी लगनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स जो है उनको जला दिया गया। तो ये भी अगर रेप हुआ नहीं हुआ इसकी पुष्टि तो आगे होती रहेगी, लेकिन बच्ची की मौत हो चुकी है, उसको जिंदा जला दिया, उसकी हत्या ही कर दी गई है, तो 302 की धारा तो वैसे ही बन गई। दूसरा, बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स जो है उन पर आग लगा दी गई, तो ये अपने आप में यौन अपराध है, एक बहुत बड़ा यौन अपराध है, तो इसमें इनकी धारा बनती है। लेकिन वो जो धारा लगनी चाहिए थी वो एफआईआर के अंदर क्यों नहीं प्रदर्शित की गई, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है सिस्टम का। अच्छा, सवाल ये भी कि क्या कोई प्रेशर भी हो सकता है, कोई दबाव भी हो सकता है? शुभेंदु जी, आपको रोकूंगा जरूर, एक बार जरूर, बहुत जरूरी है इस केस में बताना कि जो स्पेशल केस ऑफिसर की स्कीम है, हमारे साथ पुलिस अधिकारी भी, पूर्व अधिकारी जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा, स्पेशल ऑफिसर स्कीम के तहत इस मामले को लेना चाहिए। हो सकता है किसी लेवल पर कोई सांठगांठ की संभावना नहीं कुछ हो, बिल्कुल इस मामले को स्पेशल केस में देखा जाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि बर्डन ऑफ प्रूफ सामने एक्यूज साइड की जिम्मेदारी है, ये पीड़ित पक्ष की जिम्मेदारी नहीं, वो प्रूफ करते फिरे कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से पॉक्सो की धाराएं लगेगी। जो रिपोर्टिंग का फेलियर रहा है संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और पॉक्सो में जल्द से जल्द अगर सेक्शंस, लेकिन ये निर्भर करता है कि शुरुआती जांच कैसी हुई है। मैं इसमें अनिल सर को जोड़ रहा हूं, ये मैं जरूर अपील करूंगा। ठीक है अनिल गोटवाल सर, इसमें शंका तो सर ये भी है ना, ठीक है दबाव भी हो सकता है, या चलिए दूसरा विषय, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में अगर छेड़छाड़ कर दी हो या सही तरीके से नहीं की हो तो सवाल तो वहां पर भी है ना, फिर पूरी रिपोर्ट तो उसी आधार पर बनेगी। नहीं, बात तो सही है, आप बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन रेज किया है, और मैं मानता हूं कि जो फर्स्ट जो पुलिस ऑफिसर है जिसके पास रिपोर्ट आई है, जो सीनियर ऑफिसर है, उसको कॉग्निजेंस लेना चाहिए था। जो भी डाउटफुल पर्सन्स है उनको बुला के, क्या उनके बॉडी के ऊपर भी कुछ ऐसे एविडेंस है हमको मिल सकते थे, या उनके कपड़ों के ऊपर भी क्या ब्लड स्टेज वगैरह जो बच्ची के कॉन्ट्रैक्ट में आए होंगे वो जरूर होंगे, तो हमें वो भी ध्यान रखना चाहिए था। अब वो क्या पता डिस्ट्रॉय किए गए होंगे, उनको टाइम मिल गया होगा, मौके से जो सबूत एफएसएल से जुटाए गए। मैं ये मान के चलता हूँ कि आईजी साहब का आना ही एक इस बात का वो बिल्कुल स्पष्ट संकेत है कि ये बड़ा हीनियस क्राइम हुआ है, और आईजी को
भरतपुर से वहां मौके पे आना पड़ा है, इसका मतलब है कि अभी तक उन्होंने लाइटली लिया था। तो एक इतने बड़े ऑफिसर्स को इस केस को डील करने के लिए आया। तो मैं ये कह रहा हूँ जो भी जिसके ऊपर भी नेग्लिजेंट पार्ट रहा है, सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस रही है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि दूसरे पुलिस अधिकारी या दूसरे अधिकारी जिनको ये इस प्रकार की रिपोर्ट है, हाँ। उनके खिलाफ एक्शन तो फर्स्ट टाइम ले ही जाना चाहिए। हमारे साथी बोलते हैं पॉक्सो एक्ट तो स्पेशली बनाई इसीलिए है कि जो गरीब है, नाबालिग बच्ची है और जो बोल नहीं सकती, जो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसमें तो डबल है कि वो नाबालिग और है, गरीब है, और वो एक ये मान के चलिए कि वो मूक बधिर है, वो बोल ही नहीं सकती। तो हाँ। इससे बड़ा अत्याचार तो मेरे ख्याल से संवेदनशीलता का जो है, संवेदनशीलता अपनाई गई है। ठीक है, मैं इसमें समय थोड़ा सा कम है, मैं जरा निशा जी को भी जोड़ लेता हूँ। निशा जी, एक चीज़ और बताइए कि ये जब सामाजिक ताना बाना जो बना हुआ है, इसमें बच्ची को मोरल सपोर्ट या उसके परिवार, क्योंकि अब बच्ची रही नहीं, तो उसके परिवार को साथ देना, इस लड़ाई के अंदर उनको सहयोग मिलना, ये भी बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि इस लड़ाई के अंदर क्योंकि परिवार थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, आर्थिक तौर पे अगर सक्षम ना हो तो और ज़्यादा टूट जाते हैं। लड़ाई लड़ना बड़ा ज़रूरी है, तभी इंसाफ मिल पाएगा। बिल्कुल, बिना साथ सहयोग के तो ये संघर्ष जो है वो बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए उस परिवार के साथ सब खड़े हैं, कोई वो वाली बात नहीं है। कहना बहुत आसान है, हम साथ खड़े हैं। आखिर हर स्टेप, हर कदम उस परिवार को ही लड़ना पड़ता है, उसी को उठाना पड़ता है। और कहीं कहीं हम देखते हैं कि शुरुआती दौर में सब लोग साथ होते हैं और धीरे धीरे वो परिवार अकेला पड़ता जाता है। तो ये अपने अपने कामों में उलझते जाते हैं, चाहे सामाजिक संस्थाएं क्यों ना हो। तो इसलिए मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहें। खासतौर पर लीगल जो प्रोसीजर है उसको देखने के लिए बिल्कुल उन तक जानकारी पहुंचे कि अब आपको जी। लीगली इसमें क्या कदम उठाना है, क्या आपको करना चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और इस गंभीर विषय को लेकर के आप सभी ने बात की है। लेकिन इस तरीके के मामले जब भी सामने आते हैं, ये परेशानी खड़े करते हैं और सवाल भी उठाते हैं समाज के भीतर। लेकिन इनका इलाज और इनका समाधान तभी है जब हम सामने, समाज के सामने एक नज़ीर पेश करें, ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ एक कड़ी सजा दे करके।